हाफ ईयरली का इम्तहान है प्यारा, हाफ ईयरली का इम्तहान है प्यारा, मेहनत करो तो ना होगा हारा। कदम कदम पर सफलता मिलेगी, जुनून ही कामयाबी को देगा सहारा, जुनून ही कामयाबी को देगा सहारा। तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप बखैर आफियत होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप तमामी लोग को सलामत रखें। तो आज की इस वीडियो में क्लास 9th के यानी जो दर्जा 9 है उसके अर्धवार्षिक जो परीक्षा हो चुका है, यानी हाफ ईयरली जो एग्जामिनेशन हो चुका है 2025 ईस्वी में, उसी का पेपर हम लोग पूरी अच्छी तरीके से, पूरे खूबसूरत तरीके से और पूरे धमाकेदार तरीके से हम लोग आज पूरा कवर करने वाले हैं, पूरे सवालात को हल करने वाले हैं। ठीक है, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके जिद और आपके कमेंट और व्हाट्सएप मैसेज की वजह से हो रहा है। ठीक है, ये वीडियो बन रहा है क्योंकि इससे पिछली वीडियो में हम क्लास 10th का भी पेपर हल करा चुके हैं, क्लास 12 का भी हल करा चुके हैं और क्लास 11 का भी हल करा चुके हैं। ठीक है, क्लास 12 का नहीं करा है, माफ़ कीजिएगा, क्लास 11th और क्लास 10th का जो पेपर है उसको कंप्लीट करा दिया गया है, पूरे मुकम्मल तौर पर उसका सॉल्व करा दिया गया है, आंसर की बता दिया गया है। और 9th का बाकी था। ऐसे तो 12th हमको करना चाहिए लेकिन 9th तो अभी कर रहे हैं क्योंकि आप लोग का ज़्यादा कमेंट आ रहा था और ज़्यादा व्हाट्सएप पे मैसेज भी आ रहा था। इंशाल्लाह इसके बाद 12th का भी बनेगा और 12th का भी अपलोड कर दिया जाएगा। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं इस पेपर के पूरे आंसर की के बारे में। देख सकते हैं यहाँ पे 100 नंबर का आपका क्वेश्चन था और समय जो था वो 3 घंटा था। कितना समय था? तो 3 घंटा का वक्त आपको दिया गया था, 3 घंटा का समय दिया गया था। आप उसी 3 घंटा में आप पूरा किए होंगे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हिदायत दिया गया है, निर्देश दिए गए, इतना सब निर्देश को आपको पढ़ना होता है। इसके लिए आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलता है। ठीक है, देखिए सेक्शन ए से यहाँ शुरुआत करते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है यानी मारूजी किस्म के सवालात, यहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं और जानते हैं हर एक सवाल को। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं सवाल कह रहा है कि 1 से 80 के 4 मुतबादिल हैं यानी ऑप्शन हैं जिसमें से कोई एक सही है। आपके जरिया इंतखाब किए हुए जवाब को कोई मार्कशीट में सिर्फ ब्लू सयाह यानी काला बॉल पेन से निशानदेही करें। कोई 50 सवाल का जवाब दें यानी 50 सवाल का ही जवाब देना है और जो भी 4 मुतबादिल हैं यानी 4 ऑप्शन हैं, उसी 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है जिसको चिन्हित करके, जिनको इंतखाब करके पूरी तरीके से चुन करके आपको मार्कशीट पर ब्लू और सियाह या बॉल पेन से आपको वहां पे टिक कर देना है, पूरी तरीके से रंग देना होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं इस पेपर के पूरे सवाल जवाब के बारे में। बिल्कुल अच्छे तरीके से इसे लड़ेंगे और इससे कामयाब होंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप आंसर की तो जानेंगे ही जानेंगे, इसके अलावा बहुत सारा चीज आप 9th क्लास के लिए जान लेंगे। अगर आप 9th क्लास में हैं तो इस वीडियो को देखना आपके लिए लाजिमी है, एकदम हर हाल में आप इस वीडियो को देखिए। ठीक है, और अपने तमाम दोस्तों के पास भी शेयर करिए। आइए शुरू करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि कहानी सुनाने वाली औरत के घर में जब पानी दाखिल हो गया तो उस वक्त वह किस काम में मसरूफ थी। यानी जो कहानी कहने वाली जो औरत थी, कहानी सुनाने वाली, वो उसके घर में जब पानी दाखिल हो जाता है तो उस वक्त वो नमाज पढ़ती रहती है। ठीक है, उसके घर में पानी दाखिल होता है तो उस वक्त वो किस काम में मसरूफ थी? तो वो नमाज पढ़ने में मसरूफ थी, नमाज पढ़ रही थी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा सवाल है कि शकीला अख्तर के कितने अफसानों के मजमुए शाये हो चुके हैं। यानी जो शकीला अख्तर हैं इनके कितने अफसानवी मजमुए शाये हो चुके हैं। यानी अफसानवी किताब, मजमुआ का मतलब होता है किताब, अफसाना कहते हैं कहानी को, यानी कहानी की किताब कितने शाये हो चुकी हैं यानी कितने प्रकाशित हो चुके हैं। तो याद रखिएगा 6 अफसानी मजमुआ प्रकाशित हो चुके हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। तीसरा नंबर सवाल है कि दरसी किताब में शामिल हीरो क्या है। यानी जो आपके किताब में जो शामिल एक हीरो है, पाठ, वो क्या है? मजमून है, इंशाइया है, अफसाना है या सफरनामा है। याद रखिएगा ये एक ज़रीफ़ाना मजमून है लेकिन ये एक इंशाइया की भी हैसियत रखता है, इसलिए एक इसको कहेंगे इंशाइया। ठीक है, अगर पूछे कैसा मजमून है तो वो ज़रीफ़ाना मजमून है। ठीक है, आगे याद रखिएगा, ध्यान से देखिएगा, पूरे अच्छे तरीके से मुकम्मल तौर पे इसको पूरा देखेंगे हम लोग। देख सकते हैं चौथा क्वेश्चन है कि किसी शख्स के
अपनी ज़िंदगी के मुतालिक खुद लिखे हुए हालात क्या कहलाते हैं। यानी कोई भी शख्स होता है जो अपनी ज़िंदगी के मुतालिक खुद से लिखता है, दूसरे से नहीं लिखवाता है बल्कि खुद से लिखता है अपने ज़िंदगी के हालात, उसे क्या कहते हैं, तो उसे खुद नविस्त कहते हैं, यानी आप बीती कहते हैं। आप बीती यानी अपने जीवन में, अपनी ज़िंदगी में जो भी घटना घटा है, जो भी बातें गुजरी हुई है, जो भी पूरी तरीके से ज़िंदगी में घटा हुआ है, उसको लिख देना ही अपने हाथ से, उसे क्या कहते हैं, खुद नविस्त कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे कि लफ्ज़ ज़ौजा के माना क्या होगा। लफ्ज़ जो ज़ौजा होता है, ज़ौजा, इसका माना क्या होता है, तो ज़ौजा का माना होता है बीवी। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे देखिए 5 नंबर सवाल हो गया ना। अब देखते हैं 6ठा नंबर सवाल कि किस नदी में तुगयानी के सबब सैलाब आ गया। यानी किस नदी में तुगयानी के सबब पूरी तरीके से क्या आ गया, तो सैलाब आ गया। तो वो था फल्गु नदी। क्या था, फल्गु नदी। फसाने आज़ाद के मुसन्निफ कौन है, तो फसाने आज़ाद के जो मुसन्निफ हैं वो रतननाथ सरसार हैं। ठीक है, चलिए आगे देख सकते हैं 8 नंबर सवाल है कि सरसार का ताल्लुक किस खानदान से है। जो सरसार हैं इनका ताल्लुक किस खानदान से है, याद रखिएगा इनका ताल्लुक है कश्मीर के ब्राह्मण खानदान से। ठीक है, कश्मीर के ब्राह्मण खानदान से इनका ताल्लुक है। आगे देखिएगा 9 नंबर सवाल कह रहा है कि हैयत के एतबार से नज़म के कितनी किस्में हैं। तो याद रखिएगा हैयत के एतबार से जो नज़म की किस्में होता है वो 4 होता है। क्या होता है, 4 होता है। ठीक है, आगे देखिएगा उर्दू कवायद के कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है, यानी उर्दू जो कवायद है, ग्रामर है, इसको कितने हिस्सों में बांटा गया है। याद रखिएगा 5 हिस्सों में इसको तकसीम किया गया है। 11 नंबर सवाल देखेंगे कि किसी काम करने का असर जिस पर पड़े उसे क्या कहते हैं। जिस काम का या किसी भी काम के करने का असर जो होता है जिस पे पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे मफ़ऊल कहते हैं। क्या कहते हैं, मफ़ऊल, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो ऑब्जेक्ट कहते हैं। याद रखिएगा फेल जो होता है उसको वर्ब कहते हैं, फाइल जो होता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं, और जो मफ़ऊल होता है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसा आप पढ़े ना, कर्ता क्रिया कर्म, तो कर्ता हो जाएगा फाइल, और इसके अलावा जो क्रिया है ये फेल, और उसी को मतलब जो कर्म होता है उसी को क्या कहते हैं, तो मफ़ऊल कहते हैं। और जो सिफत होता है ये अच्छाई और बुराई को जाहिर करता है, बताता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे 12 नंबर सवाल है कि दारुल मुसन्नफीन। ठीक है, 12 नंबर सवाल क्या है, दारुल मुसन्नफीन को किसने कायम किया। जो दारुल मुसन्नफीन है ये किसको, ये इस जो दारुल मुसन्नफीन जो है इसको किसने कायम किया, तो याद रखिएगा अल्लामा शिबली नुमानी ने इसको कायम किया था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे कि 13 नंबर है कि इबरत और नसीहत का ताल्लुक, यानी जो इबरत और नसीहत है इसका ताल्लुक किस नस्री सिन्फ से है। याद रखिएगा इसका ताल्लुक नस्री सिन्फ से है। क्या है, नाविल से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है कि नाविल नस्री सिन्फ से इबरत और नसीहत का ताल्लुक है। चलिए आगे देखेंगे 14 नंबर सवाल है कि अल्लामा शिबली नुमानी कहाँ पैदा हुए। जो अल्लामा शिबली नुमानी थे इनकी पैदाइश कहाँ हुई, तो याद रखिएगा आजमगढ़ में इनकी पैदाइश हुई थी। ठीक है, इनकी पैदाइश हुई थी आजमगढ़ में। 15 नंबर सवाल है कि मुसलमानों को किस तरह की तालीम की ज़रूरत है। यानी जो मुसलमान हैं इनको किस तरह की तालीम की ज़रूरत है, पूरी तरीके से वो ज़रूरत होता है। ठीक है, जदीद तालीम, कदीम तालीम, ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा ए बी दोनों, जदीद और कदीम दोनों तालीम इनके लिए ज़रूरी है। जदीद का मतलब होता है नया और कदीम का मतलब होता है पुराना, यानी नया तालीम भी और पुराना तालीम भी। ठीक है, दोनों मुसलमानों के लिए बहुत क्या है, ज़रूरत है, ज़रूरी है पूरी तरीके से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 16 नंबर सवाल कहता कि 16 नंबर सवाल है कि दर्द ने कितने वर्ष की उम्र में पहला रिसाला तसनीफ किया। जो दर्द एक शायर हैं जिनके बारे में आपको गज़ल में पढ़ना है, तो उन्होंने क्या किया कि कितने बरस में, पूछ रहा है कि कितने बरस में इन्होंने पहला रिसाला तसनीफ किया, यानी पहला रिसाला, पहला पत्रिका पूरी तरीके से निकाल दिया। तो वो 15 बरस की उम्र में पहला रिसाला निकाल दिए थे। आइए आगे देखते हैं कि अल्लामा इकबाल कब पैदा हुए। जो अल्लामा इकबाल हैं उनकी पैदाइश कब हुई, तो याद रखिएगा इनकी पैदाइश हुई थी 1877 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे 18 नंबर सवाल है कि ऐसी नसरी तख्लीक जो एक ही निश्चित में पढ़ी जा सके, पढ़ी जाए, क्या कहलाता है। यानी एक ही निश्चित, यानी एक ही बैठक,
एक ही बैठक में पढ़ी जाए उस नसरी तख्लीक को क्या कहते हैं, यानी कौन सी ऐसी नसरी तख्लीक है जिसे एक ही निश्चित में पढ़ा जाता है, यानी एक ही बैठक में पढ़ा जाता है, तो वो है अफसाना। क्या है? अफसाना, जिसकी शुरुआत 20वीं सदी की इब्तदा में हुई। और पहला जो अफसाना है 10th क्लास के किताब के मुताबिक नसीर और खदीजा, जिसके लिखने वाले हैं राशिदुल खैरी, और जो 1903 ईस्वी में शाई हुआ था, यानी प्रकाशित हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। 19 नंबर सवाल है कि उर्दू जबान में मुरक्कब हरूफ की तादाद कितनी है। जो मुरक्कब हरूफ है, मुरक्कब का माना होता है मिला हुआ, ठीक है। एक हरूफ होता है मुफर्रद और एक होता है मुरक्कब। तो मुफर्रद का माना होता है तन्हा या अकेला, ठीक है, और मुरक्कब का माना होता है मिला हुआ, ठीक है। तो उसकी तादाद कितनी होती है मुरक्कब हरूफ की? याद रखिएगा 15 होता है, ठीक है। इसकी तादाद कितनी होती है? तो 15 होती है। मुरक्कब हरूफ कितने होते हैं? तो 15 होते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा। और मुफर्रद हरूफ जो होते हैं, मुफर्रद हरूफ वो होते हैं 37। कितने होते हैं? 37। 37 और 15 मिला करके हुर्फ तहजी होता है 52। क्या होता है? 52। यानी हुर्फ तहजी पूछे तो 52, मुफर्रद पूछे तो 37 और मुरक्कब पूछे तो 15, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। 20 नंबर सवाल कह रहा है कि दर्द के शायरी उर्दू के अलावा और किस जबान में है, यानी जो दर्द है इनकी जो शायरी है उर्दू के अलावा आखिर ऐसा कौन सा जबान है जिसमें उर्दू के अलावा भी बहुत सारे जबान में लिखे हैं, तो वो है फारसी। क्या बचा? फारसी, ठीक है, ये फारसी जबान में लिखे हैं। आगे देखिएगा। 21 नंबर सवाल है कि इकबाल का मज़ार कहाँ है। जो इकबाल हैं इनका मज़ार कहाँ बना है? इनका मज़ार बना है लाहौर में। कहाँ बना है? लाहौर में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। आइए आगे देखते हैं। 22 नंबर सवाल है कि शामिल निसाब रुखसत हजरत अब्बास अलम बरदार के तख्लीक़कार कौन है। यानी जो शामिल निसाब जो रुखसत हजरत अब्बास अलम बरदार जो पूरी तरीके से मरसिया लिखा हुआ है उसके तख्लीक़कार कौन है, उसके लिखने वाले कौन है? याद रखिएगा इसके लिखने वाले हैं शाद अजीम आबादी। कौन है? शाद अजीम आबादी इसके लिखने वाले हैं। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा। 23 नंबर सवाल है कि बेकल उतशाही का असल नाम क्या है। देखिए ध्यान से देखिएगा। दम बेकल उतशाही के बारे में पूछ रहा है। बेकल उतशाही जो है इनका असल नाम क्या है? याद रखिएगा इनका असल नाम है मोहम्मद शफी लोदी, यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब आपका हो जाएगा, ठीक है। पूरा मुकम्मल आप वीडियो देख के जाएं ताकि आपका एकदम आधा से अधूरा, आधा से ज़्यादा आपका पूरी तरीके से तैयारी इसी वीडियो के ज़रिए हो जाए। मुकम्मल तौर पर आपका पूरी तरीके से तैयारी इसी वीडियो के ज़रिए आपको हो जाएगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो आपका पूरी तरीके से और आगे बढ़ाया जाएगा और पूरी तरीके से इसको पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। 9th क्लास भी पूरे लाइन बाय लाइन 10th क्लास के जैसा ही आपको पूरा एकदम विधिवत तरीके से और एकदम खूबसूरत तरीके से आपको पढ़ा करके 9th क्लास खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है। बस आप हमारा साथ दें, हमारा सपोर्ट करें, अपने तमाम दोस्तों के पास शेयर करें ताकि हमारा हौसला अफजाई हो और पूरी तरीके से आपको आगे बढ़ाएं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 24 नंबर सवाल है। कितना कौन नंबर सवाल है? तो 24 नंबर सवाल है और वो कह रहा है कि उर्दू यानी इनमें से कौन सी तसनीफ बर्क की है। यानी बर्क जो है ये गज़ल के शायर हैं। उन्होंने कहा कि इसमें से कौन से ऐसी तसनीफ है, कौन सी ऐसी किताब है जो बर्क के हैं। कौन है? बर्क के। तो याद रखिएगा गौर व फिक्र जो है ये तसनीफ किसकी है? तो बर्क की है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। 25 नंबर सवाल है कि पंडित रतन नाथ सरसार किस अखबार के मुदीर हैं। जो पंडित रतन नाथ सरसार हैं इन्होंने एक अखबार खोला था, उस अखबार का नाम क्या है? तो याद रखिएगा उस अखबार का मतलब जो पंडित रतन नाथ सरसार थी इन्होंने एक अखबार खोला था जिसका नाम था अवध अखबार, ठीक है। अवध अखबार नाम का इन्होंने क्या किया था कि पूरी तरीके से अखबार खोल दिया था। पूरी तरीके से इसका मतलब पूरी तरीके से अखबार का ये मुदीर हो गए थे, मालिक हो गए थे, ठीक है। आइए 26 नंबर सवाल में देखते हैं कि कुदवाई ख़ानदान के तख्लीक़कार कौन है। जो कुदवाई ख़ानदान जो कि खुद नविश्त है इसके लिखने वाली कौन है? याद रखिएगा कुदवाई ख़ानदान यानी कुदवाई ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं तो वह है बेगम अनीस कुदवाई। कौन है? बेगम अनीस कुदवाई। चलिए आगे देखेंगे। 27 नंबर सवाल है कि दर्ज झेल में अदीब के साथ साथ मुजाहिद आज़ादी कौन थी। यानी इसमें बताया जा रहा है कि ऐसी कौन सी ऐसी अदीब हैं, राइटर हैं जो अदीब के साथ साथ एक मुजाहिद आज़ादी भी हैं, यानी आज़ादी में पूरी तरीके से बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। तो वो है बाबू इस्मत चुगताई। कौन है? इस्मत चुगताई। उन्होंने क्या किया है कि हमारे पूरी तरीके से देश को, हमारे मुल्क को आज़ाद कराने में पूरी तरीके से हिस्सा लिया है, ठीक है। 28 नंबर सवाल आ गया। 28 नंबर सवाल ये कह रहा है कि दर्ज झेल में शाहिर के शेरी मजमुआ कौन है। दर्ज झेल में यानी नीचे, दर्ज का मतलब होता है
लिखित, और झेल का मतलब होता है निम्न, यानी निम्नलिखित यानी नीचे लिखा हुआ जो शायरी मजमुआ है, इसमें से कौन शायरी मजमुआ शाहिर का है? तो याद रखिएगा वो है तलखियाँ। क्या है? तलखियाँ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। 29 नंबर सवाल है कि किस सिन्फ यानी दबीर जो है, दबीर, इसमें दबीर के पूछ रहा है कि दबीर जो है किस सिन्फ शायरी के लिए मशहूर है? जो दबीर है ये कौन से ऐसे सिन्फ शायरी है उसके लिए बहुत ज़्यादा क्या है मशहूर है? तो वो है मरसिया। क्या है? मरसिया। ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं। 30 नंबर सवाल है कि शामिल निसाब जो है, शामिल निसाब जो अफसाना है शायद इसके अफसाना निगार कौन है? जो शामिल निसाब के निसाब में जो अफसाना है शायद इसके राइटर कौन है, इसके लेखक कौन है? तो याद रखिएगा इसके लेखिका हैं शकीला अख्तर। कौन है? शकीला अख्तर। चलिए आगे देखेंगे। 31 नंबर सवाल है कि शकीला अख्तर का पहला अफसाना, शकीला अख्तर का पहला अफसाना रहमत किस नसर पारे में शाई हुआ? यानी जो शकीला अख्तर ने पहला अफसाना लिखा था जिसका नाम क्या है? रहमत, ये कौन से नसर पारे में शाई हुआ यानी कौन से रिसाले में शाई हुआ? तो याद रखिएगा अदब लतीफ़ के नाम के रिसाले में शाई हुआ था। आइए आगे देखते हैं। 32 नंबर सवाल है कि अल्लामा शिबली नुमानी के वालिद क्या थे? जो अल्लामा शिबली नुमानी थे इनके वालिद साहब क्या थे? इनके वालिद साहब क्या थे? तो वकील थे। ठीक है, वकील। पूरे अच्छे तरीके से ध्यान से सुनिएगा, एकदम गफलत में नहीं पड़िएगा, क्योंकि कहा जाता है कि गाफिल को कामयाबी की कुंजी नहीं मिली, गाफिल को कामयाबी की कुंजी नहीं मिली, आराम से किसी को वर्दी नहीं मिली, मेहनत, लगन, जुनून बहरहाल शर्त है, क्योंकि खैरात में किसी को बुलंदी नहीं मिली, खैरात में किसी को बुलंदी नहीं मिली। इसलिए गफलत में ना रहेंगे, पूरी अच्छी तरीके से आप इसको देखेंगे और पूरी तरीके से कामयाबी के मंजिल तक पहुंचेंगे। ठीक है। चलिए 33 नंबर सवाल है कि जिस मजमून में मजमून निगार ज़रीफ़ाना रुख इख्तियार करे उसे किस तरह का मजमून कहते हैं? जिसमें ज़रीफ़ाना रुख इख्तियार किया गया तो वजली बात है कि ज़रीफ़ाना मजमून होगा, यानी इसका सही ऑप्शन है सी, यानी ज़रीफ़ाना मजमून। जिसमें ज़रीफ़ाना रुख इख्तियार किया गया हो, हंसने हंसाने वाली बातें, मजाकिया बातें इस्तेमाल की गई हो, उसे कहते हैं ज़रीफ़ाना मजमून। ठीक है। चलिए अब देखते हैं 34 नंबर सवाल। 34 नंबर सवाल हमारा है कि बेगम अनीस कुदवाई का इंतकाल कब हुआ? जो बेगम अनीस कुदवाई हैं इनका इंतकाल कब हुआ? तो याद रखिएगा इनका इंतकाल हुआ था 16 जुलाई 1982 ईस्वी में। ठीक है, 16 जुलाई 1982 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ था। ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। 35 नंबर सवाल है कि अबू हनीफा इस्म की कौन सी किस्म है? यानी ऐसा कौन सा किस्म है इस्म की जो कि अबू हनीफा में आता है? तो वो है कुन्नियत। क्या है? कुन्नियत, जो कि रिश्ते को जाहिर करता है। चलिए ठीक है, आगे देखिएगा। 36 नंबर सवाल है कि फूले ना समाना, फूले ना समाना का क्या मतलब है? यानी फूले ना समाना का क्या मतलब क्या है? तो याद रखिएगा फूले ना समाना का मतलब होता है बहुत खुश होना। क्या होता है? बहुत खुश होना। ठीक है। चलिए आगे देखेंगे पूरे अच्छे तरीके से। 37 नंबर सवाल आ गया कि मगरिब की जिद क्या होगी? जो मगरिब है, मगरिब का मतलब होता है पश्चिम। क्या होता है? पश्चिम। ईस्ट वेस्ट होता है ना, तो ईस्ट कहते हैं पूरब को, वेस्ट कहते हैं मतलब पश्चिम को। उसी तरीके से 4 दिशाओं के नाम उर्दू में भी होता है, याद रखिएगा। एक का नाम है मशरिक। क्या नाम है? मशरिक। एक का नाम है मगरिब, और एक का नाम है शिमाल, और एक का नाम है जुनूब। क्या नाम है? जुनूब। ठीक है। और गुरूब का मतलब होता है डूबना। ठीक है, गुरूब का मतलब क्या होता है? डूबना। तो मशरिक, इसमें मशरिक यानी पश्चिम को कहते हैं, जो मगरिब जो है इसको पश्चिम को कहते हैं, और मशरिक जो है इसको पूरब को कहते हैं। किसे कहते हैं? पूरब को। ठीक है। तो मशरिक यानी मगरिब जो होता है इसका जिद हो जाएगा मशरिक। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे। 38 नंबर सवाल है कि दर्ज झेल में मुअन्नस की पहचान कीजिए। यानी इसमें मुअन्नस की पहचान करना है कि इसमें ऐसा कौन सा लफ्ज है जो कि क्या है? तो मुअन्नस है। ठीक है। तो पहाड़, अंगूर, प्यास, बुखार। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा प्यास। ठीक है। प्यास जो है क्या है? मुअन्नस है। हमें प्यास लगी रही है, यानी हमें प्यास लग रही है, हमें पानी पीनी है। ठीक है। चलिए आगे देखिएगा ध्यान से। हमें प्यास लग रही है, ये मुअन्नस होता है। ठीक है। चलिए हमें पानी पीना है, और पीना होता है, पानी जो होता है वो अलग होता है, लेकिन प्यास यहाँ पे मुअन्नस होगा। ठीक है। चलिए 39 नंबर सवाल देखेंगे कि तुम सब पढ़ते हो
तुम सब पढ़ते हो। इस जुमला में तुम सब कौन सेगा है, याद रखिएगा, तुम सब कौन सेगा है। तो तुम सब बताइए, तुम सब कहने में क्या हो रहा है, एक आदमी को पूरी तरीके से जाहिर कर रहा है कि बहुत सारे शख्स को जाहिर कर रहा है। तो आप बताएंगे तुरंत ही कि तुम सब कहने में एक आदमी का जाहिर नहीं कर रहा है सर, ये तो बहुत आदमी का जाहिर कर रहा है। तो तुम सब जो है ये जमा है, क्या है, जमा। आप पढ़ते हो, पढ़ते हो, कब पढ़ते हो, यानी अब के जमाने में कि आने वाले जमाने में, या पहले ही पढ़ते हो तो अब पढ़ते हो, अब के जमाने में ना, यानी पूरी तरीके से ये क्या हो जाएगा, हाजिर है, पढ़ रहा है अभी, हाजिर है, और जमा है यानी बहुत सारा है, इसलिए जमा हाजिर होगा, क्या होगा, जमा हाजिर। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। 40 नंबर सवाल है कि जो लफ्ज होता है ये किससे बनते हैं, डॉट 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 है ना, तो लफ्ज डॉट 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 बनते हैं, किससे बनते हैं, तो याद रखिएगा लफ्ज जो होते हैं, शब्द जो होते हैं वो अक्षर से बनते हैं, और अक्षर कोई हर्फ कहते हैं, यानी हर्फ से लफ्ज बनते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। 41 नंबर सवाल है कि दर्ज झेल में शाबका की तलाश कीजिए। शाबका की तलाश करना है, इसमें शाबका कौन है। ठीक है, इसमें शाबका कौन है, तो याद रखिएगा शाबका पहले लगता है, तो ला जो है, ला पहले लगा, ला हासिल, इसका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। चलिए 42 नंबर सवाल देखेंगे कि इकबाल इंग्लैंड क्यों गए थे, यानी जो इकबाल थे ये इंग्लैंड गए थे, आखिर क्यों गए थे, तो ना नौकरी के लिए गए थे और ना छोकरी के लिए गए थे, तो ये आला तालीम हासिल करने के लिए गए थे, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। आला तालीम का मतलब होता है उच्च शिक्षा, ठीक है, हाई एजुकेशन। चलिए आगे देखेंगे। 43 नंबर सवाल है कि उर्दू में गजल गोई का आगाज किस शायर से माना जाता है। उर्दू में जो गजल गोई है इसका आगाज ऐसे कौन सा शायर है जिन्होंने मतलब गजल गोई का आगाज किया था, यानी शुरुआत किया था, तो वह है अमीर खुसरू। कौन है, अमीर खुसरू। ठीक है, चलिए 44 नंबर सवाल है, देख रहे हैं हम लोग। 43 नंबर सवाल खत्म हो गया कि इसमें पूछ रहा है कि शाद अजीम आबादी को 1889 ईस्वी में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किस खिताब से नवाजा, यानी शाद अजीम आबादी को एक खिताब मिला था जो कि ब्रिटिश साम्राज्य दिया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट दिया था, वो कौन दिया था, तो वो खान बहादुर का खिताब दिया था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे कि अंग्रेजों ने बंगाल की तकसीम का फैसला कब किया। जो अंग्रेज थे वो बंगाल की पूरी तरीके से तकसीम का यानी बंटवारे का फैसला कब किया, याद रखिएगा 1905 ईस्वी में किया था। ठीक है, ये जल्दी कोई नहीं बताता है, हम बता रहे हैं, इसलिए गौर से सुनिएगा और गौर से ध्यान पूरी तरीके से अपने जहन में रखिएगा, दिलो दिमाग में पूरी तरीके से इसको फिक्स कर लीजिएगा। चलिए आइए देखते हैं। 46 नंबर सवाल है कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का एक यादगार अजलास बिहार के किस शहर में हुआ, यानी ऑल इंडिया जो कांग्रेस है, ये जो कमेटी है, उसका एक यादगार अजलास हुआ था, यानी जलसा हुआ था, ये बिहार के किस शहर में हुआ था, याद रखिएगा गया में हुआ था। क्या हुआ था, गया में। ठीक है, 47 नंबर सवाल देखेंगे कि दर्द का ताल्लुक तसव्वुफ के किस सिलसिले से था, यानी जो दर्द है इनका ताल्लुक तसव्वुफ के किस सिलसिले से था, याद रखिएगा नक्शबंदिया सिलसिले से था। किससे था, नक्शबंदिया सिलसिले से था। किसका ताल्लुक, तो दर्द का ताल्लुक। ठीक है, आइए 48 नंबर सवाल है कि बर्क का असली नाम क्या है। जो बर्क है ये जो गजल गो है, गजल मतलब निगार है, पूरी तरीके से गजल को लिखने वाले हैं, जिनके बारे में गजल में पढ़ना है, तो ये जो बर्क है, ठीक है, बर्क जो है आगे पढ़ना है पूरी तरीके से, गजल के बाद जो रुबाई आता है, रुबाई वगैरह में पढ़ना है इनको, इनके बारे में। तो जो बर्क है इनका असली नाम क्या है, याद रखिएगा इनका असली नाम है सैयद शाह नासिर रिजवी। क्या नाम है, सैयद शाह नासिर रिजवी इनका पूरा नाम है। ठीक है, चलिए 49 नंबर सवाल है कि उर्दू में रुबाई की रवायत कहाँ से आई। जो उर्दू है, उर्दू में रुबाई की जो रवायत है, जो उर्दू में जो रुबाई का पूरी तरीके से सिलसिला है, ये कहाँ से आया, कौन से वंश है, तो ये फारसी से आया था। ठीक है, चलिए 50 नंबर सवाल है कि शाद का ददिहाल कहाँ है। शाद अजीम आबादी जो है इनका ददिहाल कहाँ है, याद रखिएगा हाजीगंज में है। कहाँ पर है, हाजीगंज, नमाजीगंज नहीं, हाजीगंज। ठीक है, हाजीगंज में इनका पूरी तरीके से क्या है, ददिहाल है। आइए आगे देखते हैं। 51 नंबर सवाल है कि लफ्ज सेहन के माना क्या है, तो लफ्ज सेहन का माना होता है आंगन। क्या होता है, आंगन। ठीक है, 52 नंबर सवाल है कि शकीला अख्तर का पहला अफसाना कौन सा है, यानी शकीला अख्तर ने पहला अफसाना कौन सा लिखा, तो वो रहमत लिखा था। क्या लिखा था, रहमत, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा। 53 नंबर सवाल पूछ रहा है कि बेगम अनीस कुदवाई की तख्लीक आज़ादी की छाँव में किस तरह की तसनीफ है, यानी बेगम अनीस कुदवाई ने एक तख्लीक लिखा था, एक पूरी तरीके से किताब लिखा था जिसका नाम था आज़ादी के छाँव में। ये किस तरह का तसनीफ है, यानी कैसा किताब है, ये याद रखिएगा तारीखी तसनीफ है, तारीखी किताब है। ठीक है, हिस्ट्रिकल यानी हिस्ट्री पर डिपेंड ये किताब है।
आगे देखिएगा ध्यान से, जो आज़ादी के वक्त लिखी थी, ये कौन लिखी थी? तो बेगम अनीस कुदवाई लिखी थी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। 53 नंबर हो गया। 54 नंबर सवाल देखेंगे कि सैयद मोहम्मद हसनैन कौन है? ये पहला आपके किताब के राइटर हैं सैयद मोहम्मद हसनैन। इनको कौन नहीं जानता है? सब जानता है। सैयद मोहम्मद हसनैन जो थे ये इंशाइया निगार हैं। क्या है? इंशाइया निगार हैं, जो कि आपके निसाब में हीरो इंशाइया लिखे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। सैलाब की तबाहकारियों से महफूज रहने के लिए औरत किस शहर को जाना चाहती थी? जो सैलाब की तबाह बर्बाद पूरी तरीके से हो चुकी थी औरत, तो उसे महफूज होने के लिए, यहाँ तक कि उसका एक बेटा भी पूरी तरीके से इससे बिछड़ गया था। ठीक है, उस औरत से पूरी तरीके से इसका एक बच्चा मनोवर जो था 8 साल का, वो पूरी तरीके से बिछड़ गया था। तो बेचारी ये रोती बिलखती हुई ये किस शहर जाना चाहती थी? याद रखिएगा, पटना जाना चाहती थी। पटना के बाकिरगंज में जाना चाहती थी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। 56 नंबर सवाल है कि तालीम कदीम व जदीद के मजमून निगार कौन है? जो तालीम कदीम व जदीद है इसके मजमून निगार हैं अल्लामा शिबली नुमानी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अभी तक आप लाइक नहीं करिए हैं, हम जानते हैं अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं। इतना मेहनत करने के बावजूद भी आपको इतना पूरी तरीके से पढ़ाया जा रहा है, लेकिन आप लाइक नहीं कर रहे हैं। आप लाइक करिए और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करिए, ताकि वो सभी हमारे साथ जुड़ करके पूरे अच्छे तरीके से इस पेपर को पूरी तरीके से सॉल्व करें और पूरी तरीके से उर्दू की एकदम मज़ेदार तरीके से तैयारी करें। ठीक है, आइए 57 नंबर सवाल है कि बेगम अनीस कुदवाई के वालिद का क्या नाम था? जो बेगम अनीस कुदवाई हैं इनके वालिद साहब का नाम क्या है? तो उनके वालिद साहब का नाम याद रखिएगा, इनके वालिद साहब का नाम है विलायत अली। क्या नाम है? विलायत अली। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। 58 नंबर सवाल। 58 नंबर सवाल है कि लहर लहर नदिया गहरी, लहर लहर नदिया गहरी किस शायर का शेरी मजमुआ है? याद रखिएगा, ये जुबैर रिजवी का शायरी मजमुआ है। आगे देखिएगा 59 नंबर सवाल कि शायर ने सपनों का जहान किसे कहा है? सपनों का जहान जो है किसे कहा है? तो अपने वतन हिंदुस्तान को। ठीक है, अपने वतन हिंदुस्तान को सपनों का जहान कहा है शायर ने। आगे देखिएगा 60 नंबर सवाल है कि जमुना नदी कहाँ है? तो याद रखिएगा, जमुना नदी दिल्ली में है। सबको याद रहता है, सब जानते हैं कि जमुना नदी कहाँ है, तो दिल्ली में है। आगे देखिएगा 61 नंबर सवाल है कि जुबैर रिजवी की जाए पैदाइश कहाँ हुई? यानी जो जुबैर रिजवी हैं इनकी जाए पैदाइश यानी जगह की पैदाइश कहाँ हुई? याद रखिएगा, अमरोहा यूपी में हुई थी, उत्तर प्रदेश में हुई थी इनकी पैदाइश। ठीक है, आगे देखिएगा 62 नंबर सवाल है कि दर्ज झेल में मुजक्कर की निशानदेही कीजिए। इसमें से मुजक्कर को पहचाने कौन मुजक्कर है? आबरू, आंच, आग, आस्ताना। याद रखिएगा, आस्ताना जो है ये मुजक्कर है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, हमें उनके आस्ताने पे जाना है। ठीक है, चलिए 63 नंबर सवाल है कि इसमें नकेरा की कितनी किस्में हैं? जो इसमें नकेरा है इसकी कितने अक़साम है, कितने प्रकार है, कितनी किस्में हैं? याद रखिएगा, इनकी किस्में हैं 5। ठीक है, इसमें जो नकेरा इसकी 5 किस्में। ठीक है, याद रखिएगा, इसमें सौत और इसमें पूरी तरीके से क्या है, तो जिसमें पूरी तरीके से औजार के बारे में बताया जाता है ना, इसमें औजार के बारे में बताया जाता है, जिसमें फिर आवाज़ के बारे में बताया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा जिसमें छोटापन के बारे में बताया जाता है, इसमें मुसग्गर और मुकब्बर बड़ापन के बारे में बताया जाता है, और इसमें ज़र्फ जो जगह और वक्त दोनों को जाहिर करता है। ठीक है, इसमें नकेरा की कुल 5 किस्में हैं। टोटल को हम लोग पढ़ेंगे पूरे अच्छी तरीके से। कौन कौन है? तो इसमें आला है, इसमें सौत है, इसमें मुसग्गर है, इसमें मुकब्बर है और इसमें ज़र्फ है। इसको याद रखिएगा, 5 इसका किस्म है। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। दरअसल में नून जाहिर की पहचान कीजिए। दरअसल में नीचे देखना है कि नून जाहिर कौन हो रहा है। पतंग, क्या नून जाहिर हो रहा है? नून आपको मालूम चल रहा है? जंग, नून जाहिर हो रहा है? नहीं हो रहा है। पलंग, इसमें नून जाहिर नहीं हो रहा है। इंसाफ, इंसाफ, हाँ इसमें नून जाहिर हो रहा है, इसीलिए बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिएगा 65 नंबर सवाल को होता, क्या कहता? यह नई गाड़ी है, यह नई गाड़ी है। कहता कि यह नई गाड़ी है। इस जुमला में मौसूफ कौन है? मौसूफ कौन है? मौसूफ। ठीक है, याद रखिएगा, यह नई गाड़ी है यानी नई जो है ये तो सिफत है, और जिसकी सिफत बताई जाए, जिसकी क्वालिटी बताई जाए उसे मौसूफ कहते हैं। यानी किसकी क्वालिटी बताता है? गाड़ी की, यानी गाड़ी जो आ जाएगा हमारा मौसूफ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। आगे देखिएगा 66 नंबर सवाल है कि एक पंथ दो काज, एक पंथ दो काज कहावत का मतलब क्या है? याद रखिएगा, एक पंथ दो काज का माना होता है, इसका मुहावरा होता है कि एक काम के साथ कई काम निकालना, एक काम के साथ कई काम निकालना इसका मुहावरा होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है।
आगे देखिएगा 67 नंबर सवाल है कि अकरम क्रिकेट खेल रहा है। जो अकरम है ये क्रिकेट खेल रहा है। इस जुमला में अकरम कौन है? अकरम क्या है? अकरम फेल है, सिफत है, फाइल है या मौसूफ है? फेल का मतलब बताए है ना, फेल का माना होता है वर्ब। क्या होता है? वर्ब। सिफत किसे कहते हैं? तो जिसमें पूरी तरीके से किसी की अच्छाई या बुराई बयान किया जाए, ठीक है। और फाइल किसे कहते हैं? तो सब्जेक्ट को कहते हैं। और मौसूफ किसे कहते हैं? तो जिसकी अच्छाई या बुराई बयान किया जाए, ठीक है। तो इसमें अकरम पूछ रहा है तो अकरम तो सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट को क्या कहते हैं? तो फाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइल। तो हमारा फाइनली जवाब हो जाएगा फाइल। ये राइट आंसर है, ठीक है। फाइल जो है हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। आगे देखिएगा 68 नंबर सवाल कि दर्ज झेल में हुरूफ मुरक्कब की निशानदेही कीजिए। हुरूफ मुरक्कब कौन है? जो मिलकर लिखा जाता है। लाम अकेला है, मीम अकेला है, दाल भी अकेला है, लेकिन झ जो है जीम हेम मिला के मिलकर लिखा हुआ है, इसीलिए झ जो है ये हमारा क्या हो जाएगा? हुरूफ मुरक्कब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा 59 नहीं बल्कि 69 नंबर सवाल है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के कयाम कब अमल में आया? जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है इसका कयाम कब अमल में आया पूरी तरीके से? तो ये आया था 1906 ईस्वी में आया था, ठीक है। 1906 ईस्वी में, ठीक है, ये इसका अमल पूरी तरीके से काम में आया था, ठीक है। आगे देखिएगा ध्यान से 70 नंबर सवाल है कि सर सैयद ने मुसलमानों की तालीम के लिए अलीगढ़ में मदरसतुल उलूम नाम से एक इदारा कब कायम किया था? याद रखिएगा मदरसतुल उलूम बनाए थे 1875 ईस्वी में। 1876 में एक स्कूल बनाए थे, 1878 ईस्वी में एक कॉलेज बनाए थे जिसका नाम था मोहम्मदन इंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जिसके जगह पर पूरी तरीके से ऑल इंडिया रेडी मतलब पूरी तरीके से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है 1920 ईस्वी में पूरी तरीके से क्या हो गया? कायम हो गया। अलीगढ़ जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी आप सुनते हैं अपने कानों से, वो 1920 ईस्वी में ही पूरी तरीके से बन के रेडी हो गया था, तैयार हो चुका था, ठीक है, जो कि अलीगढ़ में है। 71 नंबर सवाल देखिएगा कि बर्क कहाँ पैदा हुए थे? जो बर्क हैं जो कि शायर, इनकी पैदाइश कहाँ हुई थी? इनकी पैदाइश हुई थी फुलवारी शरीफ में। फुलवारी शरीफ में इनकी क्या हुई थी? तो पैदाइश हुई थी। आगे देखिएगा 72 नंबर सवाल है कि मौसमी हीरो किस तेजी के साथ बढ़ता है? जो मौसमी हीरो है ये किस तेजी के साथ बढ़ता है? तो कदो करेले की लत की तरह ये बढ़ता रहता है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा 73 नंबर सवाल है कि फरते खौफ से औरत बेहोश हो गई थी। जब उसे होश आया तो उसने खुद को कहाँ पाया? याद रखिएगा बंगाली बाबू के बंगले में पाया, ठीक है। बंगाली बाबू के बंगले में पाया पूरी तरीके से। 74 नंबर सवाल है कि शाहिर का सने पैदाइश क्या है? जो शाहिर हैं इनकी सने पैदाइश क्या है, यानी कब पैदा हुए थे? याद रखिएगा 8 मार्च 1921 ईस्वी को ये पैदा हुए थे, ठीक है। चलिए 75 नंबर सवाल है कि इनकलाब 1857 के वक्त हिंदुस्तान का बादशाह कौन था? यानी 1857 ईस्वी में जो आखिरी बादशाह थे मुगलिया सल्तनत के, वो थे बहादुर शाह जफर। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। आगे देखिएगा 76 नंबर सवाल पूछ रहा है कि दर्ज झेल में वाव मादुला की पहचान करिए। वाव मादुला किसे कहते हैं? तो जो लफ्ज में लिखा है मगर ना पढ़ा है। तो जोर इसमें पढ़ाया जा रहा है, शोर इसमें भी पढ़ा जा रहा है, नूर इसमें भी नून वाव का आवाज निकल रहा है, लेकिन ख्वाहिश, ये ख्वाहिश लिखा है लेकिन ख्वाहिश पढ़ाता है। क्या पढ़ाता है? ख्वाहिश। इसलिए हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ख्वाहिश, ठीक है। वाव मादुला है। आगे देखिएगा 77 नंबर सवाल कि एराब के लिहाज से नून की कितनी किस्में हैं? जो नून है इसकी कितनी किस्में आपको बताना है। तो नून के याद रखिएगा 2 किस्में हैं, एक होता है नून गुन्ना और दूसरा होता है नून, बताइए, नून जाहिर ना? हाँ बताइए, बहुत अच्छा, नून जाहिर और नून गुन्ना, ठीक है। चलिए 78 नंबर सवाल है कि मुनासिब लफ्ज से जुमला मुकम्मल कीजिए। वह कहाँ जाता क्या होगा? हूँ, हो, है या है? वह कहाँ जाता है, यानी है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा 79 नंबर सवाल है, उसका लास्ट हो जाएगा तशबीब का ताल्लुक किस सिर्फ शायरी से है? जो तस्बीब है इसका ताल्लुक किस सिर्फ से? तो कशीदा से। क्या है? कशीदा से। और 80 नंबर सवाल है कि दर्द के असलाफ कहाँ से दिल्ली आए थे? यानी दर्द के असलाफ थे, आबा वजदाद थे, वो कहाँ से आए थे? तो याद रखिएगा बुखारा से आए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिएगा सेक्शन बी शॉर्ट एंड शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, यानी मुख्तसर जवाब वाले सवाल। इसमें 1 से 25 तक पूरी तरीके से मुख्तसर जवाब वाले सवाल आते हैं। किसी 15 सवाल का जवाब दीजिए। हर सवाल जो होता है ये 2 नंबर के मुख्तसर है, ठीक है, मुख्तश है।
पूरी तरीके से मुकम्मल कर दिएगा, 2-2 नंबर मिलेगा। ठीक है, आगे देखिएगा, यह है कि औरत का बड़ा बेटा जो रंगून में मुलाजमत करता था, उसकी शादी कितने दिनों कबल हुई थी, वो शहर में किसके साथ रहता था। ये तमाम सवालात है, पूरी तरीके से उम्मीद करते हैं कि आप हल कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसका सही जवाब पूरी तरीके से हल करते हुए हम आपके पूरी तरीके से लेकर के आए, तो आप कमेंट करें। कमेंट के जरिए अगर आपका कमेंट ज़्यादा आता है तो याद रखिएगा इसका सही जवाब पूरी तरीके से सटीक आंसर लिखित रूप से इसका पूरी तरीके से कर दिया जाएगा। ठीक है, और आपके सामने पेश कर दिया जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में नहीं किया जाएगा क्योंकि ये वीडियो ऐसे ही लंबा हो चुका है। ये वीडियो लंबी होने की वजह से आगे कुछ नहीं पढ़ाया जा रहा है। अगर कोई आपको दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम उर्दू में हो, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करिए। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करें, आपको पूरी तरीके से रिप्लाई किया जाएगा, आपको पूरी तरीके से बताया जाएगा। जो भी आपका पूरी तरीके से मसला हो, उस मसला का हल किया जाएगा। आप इस पर कमेंट करें, मतलब इस पर पूरी तरीके से व्हाट्सएप मैसेज करें। व्हाट्सएप मैसेज इस तरह करना है कि आपको अपना नाम लिखना है। क्या करना है? अपना नाम लिखना है, पहले सलाम करना है। अगर सलाम ना करे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाय हेलो मत करिएगा। हाय हेलो से हम सख्त खिलाफ हैं। हाय हेलो ना करें, क्योंकि हाय हेलो जो होता है ये मुसलमानों के पूरी तरीके से अदब में नहीं है। मुसलमानों का फितरत में ये नहीं है कि हाय हेलो करें। मुसलमानों का अदब है कि सलाम करें, सलाम से बात की शुरुआत करें। ठीक है, इसलिए सलाम करें या ना करें, लेकिन हाय हेलो मत करिएगा। अपना नाम जरूर बताइएगा और अपने ज़िले का नाम भी जरूर बताइएगा, ताकि हमको मालूम चल सके कि ये वीडियो कौन कौन से ज़िले में और किसने किसने देखा है। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी जाकर के बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ताकि हमको मालूम चल सके कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और आगे वाले वीडियो बनाने में हमको पूरी तरीके से हौसला मिलता रहे। ठीक है, बस आपका कमेंट ही और आपका लाइक ही, आपका सहारा ही हमारा हौसला है। बस इसके अलावा कोई भी हौसला नहीं है। ठीक है, इसलिए अगर कोई हौसला है तो क्या फासला है। अगर आपके अंदर हौसला है तो हमारे अंदर कोई फासला नहीं है। हम आपके करीब हैं और आप भी हमारे करीब हैं। इसलिए पूरी तरीके से अगर अभी तक शेयर नहीं किया अपने दोस्तों में, तो जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए, ताकि हमारा हौसला पूरी तरीके से दोगुना बढ़ता रहे और आपके लिए जल्दी से जल्दी वीडियो ला करके आपका पूरी तरीके से जो कोर्स है इसको मुकम्मल किया जा सके। ठीक है, तो चलिए आज इतने तक रहने देते हैं, फिर हम लोग अगले क्लास से मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज।